मंजिल भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। मंजिल भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगी, ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल्स पे। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में, आप हमारा देखे होंगे, है ना। ज्योग्राफी के बारे में जाने थे कि भारत का जो हिमालय है उसको सब डिवाइड किया गया है। जैसे कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का हिमालय एक हो गया। उसके बाद सिक्किम का हिमालय और दार्जिलिंग का हिमालय था। उसके बाद हम लोग देखे थे आपका अरुणाचल प्रदेश का हिमालय। लेकिन आज हम लोग सिर्फ स्पेशली देखेंगे कश्मीर हिमालय को, क्योंकि कश्मीर हिमालय में जो हमारे पास हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है ना। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तीनों को मिलाकर जो हमारे पास सीधा आप समझिए जो राजनीतिक मैप पे अभी दो मैप दिखाई देता है। एक जम्मू कश्मीर का अलग जो आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उसको पूरा जो क्षेत्र है उसको हम लोग कश्मीर हिमालय के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जाता है कि जो कश्मीर के अंदर कौन कौन सा श्रृंखला है। तो कश्मीर के अंदर सबसे पहला काराकोरम बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। लद्दाख तो जानते ही है ना। लद्दाख अभी क्या हो गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों में फ़र्क क्या है? जम्मू कश्मीर वैसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जहाँ पे आपका मुख्यमंत्री भी होंगे, है ना। मतलब वहाँ पर विधानसभा होगी। लेकिन आपका लद्दाख में है जो जैसा चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार से लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा। उसके बाद है जास्कर पर्वत श्रृंखला है और पीर पंजाल। तो ये चार जो महत्वपूर्ण है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल, कहाँ पे है? तो कश्मीर हिमालय के अंदर माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास झील। तो कश्मीर का वैसे कश्मीर में तो बहुत झील है, लेकिन तीन महत्वपूर्ण झील है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला डल झील है ना। डल झील किस लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो ताजे पानी के लिए डल झील भारत में प्रसिद्ध है। आपको ये भी बात जानकर आश्चर्य होगा कि डल झील में ही भारत का एक तैरता हुआ डाकघर भी है। भारत में वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर है, लगभग 1.5 लाख डाकघर है ना। तो वहाँ पे एक भारत में तैरता हुआ डाकघर है, वो यही डल झील में है, ठीक है। ये है। उसके बाद आपका बूलर झील है। बूलर झील किस लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए, है ना। खारा झील है, यहाँ पे खारे पानी का झील है, बूलर झील है आपका। और उसके बाद है प्योंगसो झील है, जो भी हाल फिलहाल में अगर न्यूज़ को आप स्टूडेंट हैं या फिर आप इसको ज्योग्राफी को एज ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने हाल फिलहाल में समाचार में ज़रूर देखा होगा कि भारत और चीन के बीच में जब तनाव था तो प्योंगसो झील का बार बार जिक्र हो रहा था। तो प्योंगसो जो झील है वो लद्दाख क्षेत्र में आता है वैसे तो, लेकिन इसको कश्मीर हिमालय के अंदर ही पढ़ते हैं। तो कश्मीर हिमालय के अंदर 3 महत्वपूर्ण झील है। कश्मीर वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको कभी छुट्टी मनाने का समय मिले तो आप कश्मीर जाइए। डल झील में आप वहाँ पर नौका सैर कीजिए, है ना, मज़ा लीजिए, जीवन का लुत्फ उठाइए अपने खूबसूरत समय में। आगे बढ़ते हम लोग, ग्लेशियर है। तो कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। एक है आपका बाल्टारो ग्लेशियर है, एक है बाल्टारो ग्लेशियर और दूसरा सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है ना। तो सियाचिन जो है आपका ग्लेशियर, यहीं पे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। कौन दो देश के बीच में है? आप बेहतरीन तरीका से अच्छे से जानते होंगे, भारत और चीन के बीच में, माफ़ कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, या ऊंचा युद्ध फील्ड बोलिए, वॉर जोन बोलिए, वो कहाँ पे है? सियाचिन वॉर जोन है दुनिया का सबसे ऊंचा। यहाँ से पाकिस्तान की फौजें है, पाकिस्तान की सरकार है, वो चाहती है कि भारत का फौज है जो पीछे हट जाए सियाचिन में, हम अपने फौज को भी पीछे हटा लेंगे। लेकिन देखिए दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फौज है वो माइनस टेम्परेचर में रहकर काम करती है। वहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 40 से 50 डिग्री माइनस में हमेशा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में सोचिए, रहना, खाना, पीना और दुश्मन देश के ऊपर नज़र रखना भी आपका मुश्किल है। अभी तो खास करके चलिए भारत के पास कुछ टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत जो है पाकिस्तान से आगे है, ये भारत के लिए अच्छी बात है।
लेकिन सोचिए आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत ही मुश्किल था। तो भारत जो है, पाकिस्तान यहाँ पे पीछे अपनी फौज को करना चाहता है सियाचिन से, लेकिन भारत नहीं चाहता। ऐसा क्यों? जबकि दोनों देश को यहाँ पर अपने अपने फौज को रखने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उनके लिए स्पेशल सूट बनाया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल सूट में, नॉर्मल कपड़े में वहाँ पर रहकर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर अंडा जो है -40-50 डिग्री में ऐसा होता है कि आप अंडा को ऐसे जब तोड़िएगा तो वो आलू के जैसा हो जाता है, एकदम कड़ा। ठीक है, तो सोचिए वैसे कंडीशंस में लोगों को कितना मुश्किल होगा। तो ऐसा क्यों है कि भारत सरकार पीछे फौज को नहीं ले जाना चाहता है? क्योंकि जानते हैं ना, पाकिस्तान है वो दोगला आदमी है ना, कभी भी उसका दोगला रवैया है। एक तरफ तो वो चाहता है कि भारत के साथ शांति वार्ता भी हो, और दूसरी तरफ से वो अपना आतंकवाद है या फिर भारत के ऊपर हमला करवाना जारी रखता है। इसी कारण से भारत जो है यहाँ पर सारे खर्च को वहन करते हुए भी सियाचिन एक बहुत ही आपका सैन्य दृष्टि से रणनीतिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो इसीलिए भारत की जो फौज है वहाँ से भारत सरकार पाकिस्तान के लाख कोशिश के बावजूद पीछे नहीं हटाती है। साथ में अभी देखिए जो है आपका चाइना रोड भी बनाया है, जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का ही क्षेत्र है, उससे पाकिस्तान एक रोड बना दिया है जो आपका पाकिस्तान तक जाता है। तो उसके ऊपर भी भारत सरकार या भारत की फौजें आसानी से नज़र रख सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह है। तो सोचिए हम अपने दुश्मन के ऊपर आसानी से नज़र रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कश्मीर में महत्वपूर्ण कुछ दर्रा है, जिसमें आपका जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और खरदुंगला दर्रा है। दर्रा किसको बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं कि ये देखिए 2 पहाड़ हैं और 2 पहाड़ के बीच से एक पतला रास्ता जो गुजरता है, उस पतला रास्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब दर्रा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में दर्रा को क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो जैसे आपका हो जाएगा जोजिला पास हो जाएगा, बनिहाल पास हो जाएगा, खारदुंगला पास हो जाएगा। तो पास या दर्रा किसको बोल दिए? कि पहाड़ के बीच में, 2 पहाड़ के बीच में वह पतला रास्ता जो आदमी को आने जाने के लिए, आदमी या इंसान आसानी से यूज करता हो। सिर्फ आदमी नहीं, वहाँ से ट्रक आ जा सकती है, वहाँ से गाड़ियाँ आ जा सकती है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। फिर ये देखिए कश्मीर जो है वो भारत की प्रहरी की तरह काम करता है, भारत के रखवाला की तरह काम करता है। ऐसा क्या रीज़न है कि कश्मीर जो माफ़ कीजिएगा, जो हिमालय है वो आपका रखवाली करता है भारत का? इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो अगर हिमालय नहीं होता तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था आज वैसी नहीं होती। हो सकता है भारत का जैसा कल्चर है हमारे इंडिया में, वो कल्चर आज नहीं होता। हो सकता है भारत में लोगों का जो रहन सहन है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है, वो आज वैसा नहीं होता, सिर्फ एक हिमालय के कारण। तो ऐसा क्या है हिमालय जिसके कारण है इतना महत्वपूर्ण है हिमालय हमारे लिए? तो एक करके जानते हैं। पहली जो है हिमालय है, हमको ठंडे के मौसम में साइबेरियन हवा से बचाता है। तो ये साइबेरियन हवा क्या हो गया? हिमालय की ऊंचाई देखिए, आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, वीडियो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हिमालय को जो 3 भाग में बांटा गया है, मुख्य रूप से हिमाद्री, और उसके बाद था आपका हिमांचल, और तीसरा था शिवालिक। ये 3 है ना। तो इसमें जो सबसे उत्तरी हिमालय है उसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, और उसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, मतलब समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा। सोचिए 6 किलोमीटर ऊंचा दीवार है ना। और दूसरी तरफ जब आप दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश देखते हैं, रूस देखते हैं, तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो बहुत इस तरीक़ा से कुछ है ना। और यहाँ पे उसका पूर्वी क्षेत्र में है साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। और इस साइबेरिया से जो हवा चलती है, ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पर देखिए ठंडा का मौसम में क्या होगा, जब विंटर सीजन इंडिया में होता है तो वहाँ पे आपका रूस में इंडिया से भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उसके रिस्पेक्ट में इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया है जो आपका रूस के रिस्पेक्ट में गर्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हवा जो है वो ठंडा हवा गर्म हवा की तरफ बहता है। इसीलिए गर्म हवा की तरफ बहता है क्योंकि गर्म हवा जहाँ पर होता है वहाँ पर डेंसिटी, हवा का जो डेंसिटी है, हवा का जो घनत्व है वो कम होता है, और जहाँ ठंडा हवा होता है वहाँ हवा का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा घनत्व वाला हवा कम घनत्व वाले हवा की तरफ चलता है, तो ठंडा हवा का घनत्व ज़्यादा होता है। तो साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा, इंडिया में भी ठंडा है, लेकिन वो हवा भारत
भारत की तरफ आता है, तो भारत की तरफ आता है तो हिमालय है जो रोक लेता है। तो सोचिए जो भारत में ऐसे ही ठंडा में हालत ख़राब हो जाता है, खास करके उत्तर भारत में, तो अगर ये हिमालय नहीं होता तो भारत में ठंडा और भी बहुत ज़्यादा होता। तो एक तो इससे बचाता है कि हमको ठंडा से बचाता है, दूसरा हिमालय जो है बहुत सारी सदाबहार नदियों का स्रोत है। अब सदाबहार नदी किसको बोलते हैं? जो नदी में सालों भर पानी होता है, सीधा समझिए, जो नदी में साल भर पानी होता है वैसे नदी को सदाबहार नदी बोलते हैं या सदाबाहिनी नदी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको एवरग्रीन नदी बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग कुछ गाना सुनते हैं एवरग्रीन सॉन्ग, मतलब उसको आप किसी भी समय सुनिए आपको अच्छा लगेगा, है ना। पुराने ज़माने के एवरग्रीन सॉन्ग, नए ज़माने के एवरग्रीन सॉन्ग, आप किसी भी मूड में सुनिए वो गाना आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही जो नदी के अंदर सालों भर पानी रहता है उसको सदाबाहिनी नदी बोलते हैं, सदानीरा नदी बोलते हैं, या आपका सदाबहार नदी बोलते हैं, या एवरग्रीन नदी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से कौन कौन नदियां हैं जिसके अंदर सालों भर पानी रहता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से निकलने वाली गंगा नदी है, जमुना नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, कोसी नदी है। ये सभी नदियां हैं जो हिमालय से ही निकलती है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नदी है भारत को विकास में योगदान देने में, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा चीज़। तो यहाँ पे सदाबहार नदी क्यों होता है, यहाँ पर पानी क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, हिमालय जो है, हिमालय के दक्षिणी भाग में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। गर्मी के मौसम में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ता है, ये बर्फ़ जो है ग्लेशियर में पिघलता है, और ये बर्फ़ पिघल के कहाँ आता है? नदी में आता है। और नदी में आता है तो इसी कारण सालों भर पानी रहता है, ठीक है। ठंडा में यहाँ बर्फ़ गिरता है, जमता है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे घने जंगल है और प्राकृतिक संपदा है। तो देखिए घना जंगल और प्राकृतिक संपदा कैसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ हिमालय के अंदर बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत सारे भूवैज्ञानिक है वो अभी भी जांच कर रहे हैं। कुछ भूवैज्ञानिक का ये भी मानना है कि हिमालय के अंदर जो है पेट्रोलियम्स भी पाया जाता है। पेट्रोलियम्स का भी हो सकता है अनुमान है, कोयला का भी अनुमान है, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो सकता है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है भारत में, ठीक है। क्योंकि ऐसा मानना है भूवैज्ञानिकों का कि उन हिमालय के अंदर होने का चांसेस है। वो बात अलग है फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल से, खास करके उत्तराखंड में देखिए आप, सिक्किम में चले जाइए, है ना, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, तो यहाँ पे जो जंगल है, हिमालयी जंगल है, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। वैसे भी जानते हैं कि जंगल दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जितना ज़्यादा धरती पर जंगल होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। दूसरा देखिए, जितना ज़्यादा जंगल होगा उतना ही जंगल से हमको लकड़ियाँ प्राप्त होगा, और उस लकड़ी का हम लोग बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, घर में फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, और भी बहुत चीज़ें। ये बोर्ड आप देख रहे हैं ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है ना। उसके बाद देखिए वर्षा के लिए उपयोगी है। अब ये बोलिएगा कि वर्षा के कैसे उपयोगी है, हिमालय है जो बारिश के लिए कैसे उपयोगी है? तो देखिए हिमालय के जो आपका मौसम है, जब हम आपको जलवायु पढ़ाएंगे, भारत का जो जलवायु है उसमें डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि भारत की जो जलवायु है वो आपका मानसूनी जलवायु हो। कैसा जलवायु? भारत का मानसून जलवायु है। तो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर बादल ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए बादल है, मान लेते हैं क्लाउड है, और एक क्लाउड है इधर से जा रहा है, ठीक है, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, बीच में कोई जंगल नहीं है, तो क्लाउड क्या होगा? सीधा चला जाएगा। लेकिन आगे जाके एक पहाड़ मिल जाएगा अगर इसको, तो इस पहाड़ से ही हिट करेगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन इस एरिया में क्या कर देगा? रेनफॉल करवा देगा ये। तो रेनफॉल करवाने के कारण वहाँ पर जंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो बारिश होता है उस बारिश के लिए हिमालय ही जिम्मेवार है, ठीक है। हिमालय है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है बारिश करवाने में, साथ में रक्षा से भी हमको रक्षा भी प्रदान करता है। जैसे देखिए आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, भारत पर मंगोल आक्रमण किए थे, है ना। जो पश्चिमी देश थे, ईरान, इराक, ये सभी देश से लोग आते थे, है ना। वैसे बोला जाता है भारत में सबसे पहले जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो वो सभी जब लोग आते थे, हुन आकर आक्रमण किए भारत पर,
उसके बाद है भारत पे मंगोल आक्रमण के। तो जो भी आक्रमणकारी होते थे, जो उत्तर के तरफ से भारत पर आक्रमण करते थे, तो वो लोग बहुत मुश्किल से भारत पहुंच पाते थे। वो बात अलग है कि कुछ आक्रमणकारी भारत पहुंच गए और उन्होंने भारत के ऊपर बहुत उत्पात भी मचाया, है ना, हम लोग हिस्ट्री में उसको जानेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आक्रमणकारी वो नहीं आ पाए। आज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन को हमें आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किधर से दुश्मन आने वाला है, हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने की बात कर रहे हैं कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ पर मैदानी जंग होता था, फेस टू फेस जंग होता था। आज तो जंग का आपका डेफिनेशन ही बदल गया है। आज साइबर वॉरफेयर हो गया है। साइबर वॉरफेयर मतलब कि एक देश दूसरे देश के वेबसाइट पर अटैक कर देता है, घर बैठे हुए उसका इन्फॉर्मेशन को गायब, और सूचना ही गायब। सैटेलाइट को हम लोग क्या कर दिए, भ्रष्ट कर दिए दूसरे देश का, तो वो ऐसे ही जंग में हार जाएगा। क्योंकि वैसे देखिए, अगर आपके पास बंदूक है और आपके पास गोली नहीं है तो आप ऐसे ही जंग में हार जाइएगा, है ना। ठीक वैसे ही कि आज जिस देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वो जंग में जीतने का सोच रहा है, तो मुश्किल है उस देश के लिए। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो भारत आज तो अपने दुश्मन देश से बचाव करने में पूरी तरीक़ा से सक्षम है। लेकिन एक ऐसा भी समय था कि जब भारत के पास टेक्नोलॉजीज नहीं था, तो दूसरी तरफ से जो आक्रमणकारी उत्तर की तरफ से आते थे, उससे भारत को बचाने में हिमालय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको जब पहली बार बता रहे थे, तो जो आपका पूरा हिमालय है, हिमालय की कहीं कहीं पर जो चौड़ाई है 200 किलोमीटर तक है ना। तो सोचिए इतने दूर को पार करना। एक और बात बताया था आपको कि हिमालय है जो उत्तर के तरफ है ना, वहाँ पर थोड़ा ढलान जो है वो आसान है, तो उधर से लोग चढ़ जाते थे हिमालय के ऊपर। लेकिन जो दक्षिण की तरफ है, भारत की तरफ है, जो हिमालय का जो ढलान है वो खड़ी ढलान है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा होता था। अब उन लोग आ गए हिमालय के ऊपर हीरो बन के, है ना। अब देख रहे हैं कि हम इंडिया में घुस जाएंगे, लेकिन होता क्या था, उन लोग नीचे देखते तो बाप रे बाप बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, उनको हिम्मत ही नहीं होता था कि हम भारत में घुसे। इसी कारण से बहुत सारे जो आक्रमणकारी है भारत पे आने से पहले ही मर गए या फिर वो वापस लौट गए। तो इस तरीक़ा से हिमालय जो है हमें हज़ारों वर्षों से अब विदेशी आक्रमण से बचाता आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीक़ा से देखते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।